इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। इस प्रेजेंटेशन में हम बेसिक अकाउंटिंग और बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में जानेंगे। हालांकि इसे यूज़ करने के लिए अकाउंटिंग बैकग्राउंड से होना या अकाउंट्स को अच्छे से जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या फिर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है तो ना सिर्फ बेसिक बल्कि आप किसी भी ट्रांजैक्शंस के प्लस माइनस एस्पेक्ट्स या उसमें कौन कौन से अकाउंट्स अफेक्ट होंगे इसके बारे में इजीली बता सकते हैं। यह आपकी जनरल नॉलेज, आपके बेसिक नॉलेज के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हम बात करते हैं टैक्सेशन की। टैक्सेशन के बारे में भी अगेन जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देखिए कोई भी बिजनेस है वो बिना टैक्सेस के नहीं चल सकता। इंडिया में कई तरह के टैक्सेस हैं अलग अलग ट्रांजैक्शंस के लिए, तो यह जानना कि किस ट्रांजैक्शन पे कौन सा टैक्स चार्ज होता है, टैक्स कैसे गवर्नमेंट को जमा कराया जाता है, बेहद ज़रूरी है। हालांकि आपने बिजनेस नहीं करना, लेकिन फिर भी क्योंकि आप एक बिजनेस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, बिजनेस की एंट्रीज को एंटर करेंगे, ठीक है, तो इस तरह की या फिर आपके पास ऐसी क्वेरीज आ सकती हैं कि कैसे टैक्स को एंटर किया जाए। तो यदि आपको टैक्स के बारे में मालूम है, उसकी बेसिक नॉलेज है, तो आप वो क्वेरीज बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक अकाउंटिंग और टैक्सेशन की बात करते हैं, जिसमें कि टैक्सेशन में हम मेजर टैक्सेस अपने वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS कवर करेंगे और देखेंगे कि किस बिजनेस में, किस ट्रांजैक्शन में कौन से टैक्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले हम अकाउंटिंग से शुरुआत करते हैं। अकाउंटिंग क्या है? Accounting is an art of recording, classifying and summarizing transactions. This is just a technical definition. I know इससे कुछ ऐसा समझ नहीं आने वाला। In general अगर हम बात करें तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, उससे होने वाले लाभ या हानि को रिकॉर्ड करना बेसिकली, या फिर क्या जमा होना है इस ट्रांजैक्शन की वजह से या क्या घटा होना ही अकाउंटिंग कहलाती है। अकाउंटिंग बेसिकली आप जो भी ट्रांजैक्शंस आपकी हो रही हैं, जो कि आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं, बिजनेस में जो भी लेन देन हो रहे हैं, आपने बिजनेस में कोई माल बेचा है या बिजनेस के लिए कुछ गुड्स खरीदे हैं, एसेट्स खरीदे हैं, इन सब की रिकॉर्डिंग ही अकाउंटिंग कहलाती है। हाँ, रिकॉर्डिंग जो होगी वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की होगी, ठीक है। अकाउंटिंग कुछ कंसेप्ट्स पर बेस है, जैसे कि वर्ल्ड वाइड अगर अकाउंटिंग यूज़ होती है तो ऑब्वियसली कुछ लॉजिक्स, कुछ बेसिक्स इसके हैं जिस पर कि अकाउंटिंग बेस होती है। ये बहुत ही लॉजिकल चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आपको इसमें कुछ याद रखना है, जस्ट आप एक समझ लीजिए कि क्या क्या हमारे लॉजिक्स हैं, क्या क्या कंसेप्ट्स हैं अकाउंटिंग के। सबसे पहला है हमारा बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग एंटिटीज़ हैं, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। यदि एक बिजनेसमैन या एक ओनर कुछ बिजनेस स्टार्ट करता है, कंपनी स्टार्ट करता है और उसमें कुछ अपने पैसे लगाता है, बिजनेस के लिए भी एक लायबिलिटी है जो कि उसके चाहे ओनर को ही उसने वापस करनी, लेकिन ये एक ऑब्लिगेशन है जो कि ओनर को वापस की जा सकती है। ओनर उस पर इंटरेस्ट ले सकता है जो कि हमारी फिर कैपिटल कहलाती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन है कमल चोपड़ा, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया चोपड़ा एंटरप्राइजेस, तो अब चोपड़ा एंटरप्राइजेस और कमल चोपड़ा दोनों ही बिल्कुल अलग एंटिटीज़ हैं, आप दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा दूसरा कंसेप्ट है डुअल एंटिटी कंसेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। आज जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं हम डुअल एंटिटी बेसिस पे करते हैं। डुअल एंटिटी मीन्स कि किसी भी ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट होगा, मतलब आपने कोई भी ट्रांजैक्शन करी है तो कम से कम 2 अकाउंट तो अफेक्ट होंगे ही, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 2 अकाउंट ज़रूर अफेक्ट होंगे। जैसे आपने बिजनेस के लिए कुछ मशीनरी परचेज करी कैश में, अब इसमें क्या है, आपका कैश कम हुआ और मशीनरी आपकी इंक्रीज हो गई, तो इफेक्टिवली आपका कैश और मशीनरी अकाउंट इफेक्ट हुआ। तो मैंने कहा ना, मिनिमम 2 अकाउंट्स तो ज़रूर अफेक्ट होंगे। 2 से ज़्यादा इस केस में हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट मिला हो, कोई आपने टैक्सेस चार्ज करे हैं, बट 2 अकाउंट्स आपके अफेक्ट होंगे। तीसरा हमारा कंसेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, जिसका कि मतलब है कि जो भी आप अकाउंटिंग कर रहे हैं एक फिक्स पीरियड के अंदर आपको उसको रिकॉर्ड करना है, जो रिजल्ट्स देखने। ऐसा नहीं है कि साल दर साल आप अकाउंटिंग कर रहे हैं और 2 साल बाद, 3 साल बाद आपने अपने प्रॉफिट्स निकाले। नो, इट इज़ फॉर लिमिटेड पीरियड, इट इज़ 1 ईयर। आपने देखा होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है, तो अकाउंटिंग जो है एक पर्टिकुलर मतलब एक पीरियड पे एक
पर्टिकुलर टाइम के लिए होती है। मतलब अकाउंटिंग तो आपकी चलती रहेगी, लेकिन जो भी आप रिपोर्ट्स तैयार करेंगे वो पर्टिकुलर पीरियड्स के लिए देखेंगे। अगर आपको प्रॉफिट जज करना है कि आपकी कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, तो आप 1 साल के रिकॉर्ड्स उठाएंगे। ऐसा नहीं है कि 2 साल के रिकॉर्ड्स आपने उठा लिए। ठीक है, ये तो हो गए हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स। अब हम अकाउंटिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं, प्लस या माइनस। ठीक है, आपसे किसी ने पैसे लिए, आपने उसके अकाउंट में पैसे ऐड कर दिए, उसने जब आपको पैसे वापस किए तो आपने अकाउंट माइनस कर दिए अकाउंट में से पैसे। ठीक है, मतलब हिसाब बराबर हो गया, या कम पैसे दिए तो थोड़े बच गए। बिजनेस में हम प्लस माइनस की जगह डेबिट और क्रेडिट टर्म्स यूज करते हैं। बिजनेस में नहीं, मैं कहूँगी मतलब अकाउंटिंग में हम डेबिट और क्रेडिट टर्म्स यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे प्लस माइनस तो एकदम ईजी है कि आप जज कर सकते हैं कि इस चीज़ में इसको प्लस करना है, इसको माइनस करना है, लेकिन किसे डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है यह कैसे जानेंगे। ये लग रहा है कि मुश्किल चीज़ है, लेकिन नहीं। कुछ एक रूल्स हैं हमारे अकाउंटिंग के, इनफैक्ट 3 गोल्डन रूल्स हम उन्हें बोलते हैं। आप एक बार उन्हें समझ लेंगे तो आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमीडिएटली कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो आपके माइंड में उसका डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट जो है क्लियर हो जाएगा। इसके लिए ये 3 गोल्डन रूल्स जो हैं अकाउंटिंग के बताने के लिए, सबसे पहले हम अकाउंट्स को 3 पार्ट्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। वो है हमारा रियल, नॉमिनल और पर्सनल। रियल अकाउंट्स हमारे होते हैं जो कि हमारे एसेट्स हैं, जैसे कि कैश, गुड्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, स्टॉक। ठीक है, ये हमारे रियल अकाउंट्स हैं। नॉमिनल अकाउंट्स हमारे वो होते हैं जो कि हमारे जितने भी इनकम है, गेन्स है, या हमें कोई लॉस हुआ है, आपने कुछ सैलरी दी है, इंटरेस्ट आपको मिला है, या आपने पे किया है, इस तरीके से। उसके बाद होते हैं हमारे पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट होते हैं जो किसी पर्सन से रिलेटेड हैं, जैसे राम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स, आपका बैंक अकाउंट, ये सब आपके पर्सनल अकाउंट्स में आते हैं। तो सबसे पहले आपको बस ये देखना है कि जो भी आपकी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको अपने कौन कौन से अकाउंट्स आपके पिक्चर में आ रहे हैं। अगर रियल अकाउंट्स हैं तो आपने ये रूल अप्लाई करना है कि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। जो भी आपके पास आ रहा है उसको डेबिट कर दीजिए और जा रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। जैसे हमने कहा आपने मशीनरी परचेज करी तो आपके पास क्या आई, मशीनरी आई, मशीनरी को आपने डेबिट कर दिया मशीनरी के अकाउंट को, और कैश के अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया। नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। आपका कोई भी खर्चा हुआ है, कोई भी नुकसान हुआ है, वो आप डेबिट करेंगे, और कोई भी इनकम या कुछ भी फायदा आपको हुआ है तो वो आप क्रेडिट करेंगे। जैसे कि आपने सैलरी पे करी अपने एम्प्लॉयज़ को तो आप सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड अगेन कैश या बैंक जिसके थ्रू कैश के थ्रू पे करिए तो उसको आप क्रेडिट करेंगे। इसके बाद है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जैसे आप रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जिसको कोई चीज़ मिली है उसको आप डेबिट करेंगे, और जिसने कोई चीज़ दी है उसको आप क्रेडिट करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये रूल। तो ये 3 हमारे अकाउंटिंग के रूल्स हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके पास आ रहा है उसको डेबिट करें और जो जा रहा है उसे क्रेडिट करें। दूसरा है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। कुछ भी एक्सपेंस या लॉस हुआ है तो उसे डेबिट करें, और कुछ भी इनकम या गेन हुई है उसे क्रेडिट कर दें। तीसरा रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जो चीज़ किसी को रिसीव हुई है, जिस पर्सन को, जिस बिजनेस को कुछ रिसीव हुआ है उसको डेबिट करें, और जिसके पास से गई है उसे क्रेडिट करें। ये है हमारे 3 अकाउंटिंग के रूल्स। इसके बाद हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को देखते हैं। बिल्कुल बेसिक, ज़्यादा डिटेलिंग हम नहीं करेंगे। छोटी छोटी टर्म्स जो हमारी अकाउंटिंग में हमें यूज़फुल होती हैं या हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले है हमारा डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट एज पर रूल्स आप समझ ही चुके हैं। बेसिकली कुछ एडिशन टू और किसी से कुछ सब्ट्रैक्ट करना, यही आपके डेबिट और क्रेडिट कहलाते हैं। रियल अकाउंट मैंने आपको बताया, कैश, गुड, स्टॉक, फर्नीचर। नॉमिनल अकाउंट्स में आपकी आती है सैलरीज, इंटरेस्ट, लोन। पर्सनल अकाउंट है आपका कैपिटल अकाउंट, आपका बैंक अकाउंट, पर्सन्स अकाउंट लाइक राम एंड सन्स, श्याम एंड सन्स। उसके बाद हम बात करते हैं एसेट की। एसेट क्या है? एसेट वो चीज़ है जिसपे सबसे पहले तो आपका अपना अधिकार है, मालिकाना अधिकार है, जिसके कि आप मालिक हैं, और दूसरा जो आपको
एक ओवर द पीरियड कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे आपकी मशीनरी है, आपकी बिल्डिंग है, जिससे आपको कुछ फ़ायदा हो रहा है, प्लस आप उसके ओनर हैं। फ़ायदा आपको और भी कई चीज़ों से होता है, लेकिन उन पर अगर आपका राइट नहीं है, आप ओनर नहीं है उसके, तो वो आपके एसेट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट से हमें बहुत फ़ायदा होता है, बट सन इज़ नॉट आवर एसेट, हमारा उस पर मालिकाना अधिकार नहीं है। उसके बाद है हमारी लाइबिलिटी हम डिफाइन कर सकते हैं कोई ऐसी चीज़ जो हमें अभी किसी थर्ड पार्टी को वापस करनी है। बेसिकली कर्जा है हमारे सर पे, जैसे लोन है, हमें किसी को लोन हमने ले रखा है और हमें रीपे करना है, तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी है। उसके बाद है कैपिटल वो मनी होती है जो ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। उसके बाद है इनकम वेरी सिंपल, इनकम जो भी मनी आपको रिसीव हुई है या कुछ फ़ायदा आपको हुआ है अगेंस्ट द एफर्ट्स जो आपने करे हैं, ठीक है, हमारे इन्वेस्टमेंट्स में हमें रिटर्न्स मिले हैं, वॉट एवर, इनकम, ठीक है। उसके बाद है एक्सपेंस, जो भी हमारे खर्चे हैं किसी भी फॉर्म में, हमने कुछ माल बनाने के लिए, अपने बिजनेस को चलाने के लिए जो भी हमने खर्चे करे हैं वो होते हैं हमारे एक्सपेंसेस। इसके बाद इम्पॉर्टेंट टर्म्स डेटर एंड क्रेडिटर। डेटर वो लोग या वो बिजनेस कंसर्न होते हैं जिन्होंने कि हमें कुछ मनी देनी है। मान लीजिए आपने कंपनी रामलाल एंड सन्स को 10,000 के गुड्स सेल करे, ठीक है। आप रामलाल एंड सन्स ने 10,000 आपको देने हैं, लेकिन उन्होंने कहा 1 मंथ का टाइम पीरियड लिया, तो ओवर दिस 1 मंथ पीरियड रामलाल एंड सन्स आपके डेटर हैं जिनसे कि आपने पैसे लेने हैं। सिमिलरली क्रेडिटर वो है जिनको कि आपने पैसे देने, आपने किसी से माल उधार पे लिया और आपने कहा 1 महीने बाद मैं ये पैसे दूंगा, तो वो कंपनी आपके लिए क्रेडिटर है। इसके बाद हम बात करते हैं टैक्सेशन की। इंडिया में टैक्स स्ट्रक्चर काफ़ी वास्ट और कॉम्प्लेक्स है। कुछ कंट्रीज ऐसी भी हैं जहाँ पे हर तरह की ट्रांजैक्शंस पे सिर्फ एक ही टैक्स है, GST, लेकिन इंडिया में अलग अलग तरह की ट्रांजैक्शंस पे अलग टैक्स है। मेजरली हमारे 4 टैक्सेस हैं, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, TDS। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वैट से। वैट, CST इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो सेल ऑफ गुड्स पर लेवाई किए जाते हैं। सेल्स या तो लोकल सेल हो सकती है या फिर सेंट्रल सेल। लोकल सेल मतलब अपने ही शहर के अंदर सेल करी है, लाइक कोई गुड्स दिल्ली में ही मैन्युफैक्चर हुए और दिल्ली में ही सेल हो गए, तो ये एक लोकल सेल है। लेकिन अगर दिल्ली में कोई गुड्स मैन्युफैक्चर हुए हैं और वो दिल्ली से बाहर यूपी में, हरियाणा में सेल हुए हैं, तो ये सेंट्रल सेल है, ठीक है। तो लोकल सेल विद इन स्टेट एंड सेंट्रल सेल आउटसाइड स्टेट। लोकल सेल्स पे आपका वैट अप्लाई होता है और सेंट्रल सेल्स पे आपका CST अप्लाई होता है। इसके अलावा एक और तरह की सेल होती है हमारी जो कि आउटसाइड कंट्री होती है, जिसको कि हम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स बोलते हैं। इन तरह की ट्रांजैक्शंस पे जनरली कोई टैक्स नहीं चार्ज होता। तो इस प्रेजेंटेशन में हम वैट और CST के बारे में ही जानेंगे। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स पे जो टैक्सेस जनरली है ही नहीं, उसे हम फर्दर डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैट की। वैट जो है टैक्स क्रेडिट मेथड के हिसाब से चार्ज होता है, यानी कि परचेज के टाइम पे जो टैक्स पे किया गया है उसे सेल्स के टाइम पे जो टैक्स चार्ज किया गया है उससे एडजस्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 1000 रुपये की परचेज करी और उस पर 5% के हिसाब से 50 रुपये टैक्स दिया। अब आपने उस चीज़ से कुछ और चीज़ मैन्युफैक्चर करी या फर्दर आपने 1200 में उसको सेल किया, जिस पर कि 5% के हिसाब से 60 रुपये टैक्स चार्ज किया। अब इस 1200 में 50 रुपये ऑलरेडी टैक्स पेड था, तो अब आप 60 में से 50 को माइनस करेंगे, यानी जो बैलेंस 10 रुपये है वो टैक्स सरकार को जमा कराएंगे। क्लियर है वैट का कंसेप्ट? वैट जो अर्लियर स्टेजेस पे पे किया गया है उसको हम सेट ऑफ कर सकते हैं जो लेटर स्टेजेस पे वैट उसी आइटम में चार्ज किया गया है। वैट में कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो कि जानना ज़रूरी है। सबसे पहले है ITC मतलब कि वो टैक्स जिसमें कि आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। आप क्रेडिट हर टैक्स पेमेंट के लिए नहीं ले सकते, यह सिर्फ उस माल पे जो आगे फर्दर किसी मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हुआ है उस पे आप चार्ज कर सकते हैं। या फिर हम सिंपल टर्म्स में कहें, एक रजिस्टर्ड डीलर जब किसी दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को माल बेचता है
तो वह डीलर जिसने कि माल खरीदा है वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। आईटीसी क्लेम करने के लिए आपको रजिस्टर्ड डीलर होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद है टैक्स इनवॉइस। टैक्स इनवॉइस जब एक रजिस्टर्ड डीलर दूसरे रजिस्टर्ड डीलर को गुड सेल करता है, ठीक है, तो वह टैक्स इनवॉइस कहलाई जाती है। टैक्स इनवॉइस पे क्लियरली मेंशन होता है टैक्स इनवॉइस एलिजिबल फॉर आईटीसी। आईटीसी जो है आप सिर्फ टैक्स इनवॉइस पर ही क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद है रिटेल इनवॉइस। रिटेल इनवॉइस वह होता है जो एक रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड डीलर कोई भी किसी दूसरे अनरजिस्टर्ड डीलर को देता है। अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब जो वैट के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं है, जिसने जो कि अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा रखा, जिसके पास की टिन नंबर नहीं है। यहाँ पे टिन नंबर पिक्चर में आता है। टिन नंबर इज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि वैट का रजिस्ट्रेशन कराने पे आपको गवर्नमेंट से मिलता है। वैट की अगर हम बात करें, वैट हमने कहा कि लोकल ट्रांजैक्शंस पे चार्ज होता है। तो लोकल जो आपकी ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की हो सकती है, एक जिसमें कि टैक्स चार्ज हुआ है और दूसरा जिसमें कि टैक्स चार्ज नहीं हुआ है। तो जिसमें टैक्स चार्ज नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि टैक्स चार्ज क्यों नहीं हुआ है उसमें। तो टैक्स ना चार्ज करने के भी कई कारण हैं, हम अभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन ट्रांजैक्शंस की, लोकल ट्रांजैक्शंस की जिन पे कि टैक्स चार्ज हुआ है। इसमें तीन तरह के ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। एक है लोकल सिंगल रेट ट्रांजैक्शन, मतलब ऐसा बिल जिसमें एक ही तरह का टैक्स चार्ज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि वैट भी अलग अलग रेट्स पे चार्ज होता है, जैसे गोल्ड पे 1% है, कुछ बेसिक्स आइटम पे 5% है, कुछ पे 12.5% है, कुछ पे 20% है। तो अगर आपने कोई ऐसा बिल काटा है जिसमें कि सिर्फ एक ही वैट रेट चार्ज हुआ है, मतलब कि 5% की ही आइटम्स उसमें थी जिन पे कि 5% टैक्स लगना है, तो वो लोकल सिंगल रेट ट्रांजैक्शंस होती है। इसके बाद बात करते हैं लोकल मल्टी रेट टैक्सेस की। लोकल मल्टी रेट टैक्स ट्रांजैक्शंस वो हैं जिसमें एक ही बिल के अंदर एक से ज़्यादा तरीके का या एक से ज़्यादा रेट का वैट चार्ज हुआ है। लाइक आपका बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें कुछ आइटम्स ऐसी हो सकती हैं जो 5% पे टैक्सेबल हों और कुछ 12.5 पे। तो आपने एक सिंगल बिल ही एंटर किया, लेकिन उसमें कुछ आइटम्स पे 5% टैक्स चार्ज हुआ था और कुछ पे 12.5%। तो ऐसे ट्रांजैक्शंस को हम बोलते हैं लोकल मल्टी टैक्स रेट ट्रांजैक्शंस। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हम लोकल वर्ड बार बार यूज कर रहे हैं क्योंकि वैट लोकल ट्रांजैक्शंस पे चार्ज होता है विद इन स्टेट ट्रांजैक्शंस पे। इसके बाद है हमारी टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शंस। कुछ हमारी ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं कि हम कस्टमर को एक फाइनल अमाउंट बता देते हैं जिसके कि अंदर ही टैक्स का अमाउंट होता है। जैसे एक तो हमने कहा कि 100 रुपए की आइटम है और उस पर 5% टैक्स चार्ज करना है, मतलब 100 रुपए प्लस 5 रुपए 105 रुपए की आइटम होगी। या फिर आप कुछ इस तरह के भी बिल देखते होंगे कि टोटल अमाउंट उसमें 100 रुपीज़ ही है या 104 रुपीज़ है और उसमें लिखा होता है कि इंक्लूसिव ऑफ 5% टैक्स, इसमें 5% टैक्स ऑलरेडी इस फाइनल अमाउंट में इंक्लूडेड है। तो ये होती है हमारी लोकल टैक्स इंक्लूसिव ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं उन ट्रांजैक्शंस की जिन पे कि टैक्स चार्ज नहीं हुआ। तो इमीडिएटली माइंड में आता है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस हैं जिनमें टैक्स चार्ज नहीं हुआ। ऐसी ट्रांजैक्शंस नहीं, बेसिकली हम बात करेंगे ऐसे आइटम्स जिसे गवर्नमेंट ने कुछ आइटम्स हैं वो एग्जेम्प्ट कर रखी है। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड आइटम्स की। जैसे कुछ आइटम्स हैं जो पर्टिकुलर स्टेट्स में एग्जेम्प्ट होती है टैक्स से। जैसे यदि आप हिमाचल प्रदेश में जाएं तो वहाँ ग्लास इंडस्ट्री पे कोई टैक्स नहीं है। तो अगर आपने ऐसी कोई आइटम का बिल काटा है तो ऑब्वियसली उस पर कोई वैट चार्ज नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा कुछ आइटम होती है टैक्स फ्री। टैक्स फ्री मतलब दे आर ऑल ओवर द कंट्री दे आर टैक्स फ्री। एग्जेम्प्टेड इज फॉर लिमिटेड स्टेट और अंडर सर्टेन कंडीशंस, बट टैक्स फ्री ओवरऑल टैक्स फ्री। ओके, तो टैक्स फ्री आइटम जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट हमारा टैक्स फ्री आइटम है। सॉल्ट पे कहीं पर भी टैक्स चार्ज नहीं होता इंडिया के किसी भी स्टेट में। तो अगर आपने सॉल्ट सेल किया है तो ऑब्वियसली चाहे वो लोकल ट्रांजैक्शन है, लोकल सेल हुई है, लेकिन उस पर कोई वैट चार्ज नहीं होगा। इसके बाद होती है हमारी लोकल स्टॉक ट्रांसफर। स्टॉक ट्रांसफर मतलब आप सेल, बस आपका माल एक जगह से दूसरी जगह गया कि आपने अपने फैक्ट्री से अपने गोडाउन में माल भेजा है, ठीक है, या आपने शोरूम्स में माल भेजा है, तो स्टॉक ट्रांसफर है, इस पे आपका वैट चार्ज नहीं होगा।
इसके बाद हम बात करते हैं सेंट्रल ट्रांजैक्शंस की। सेंट्रल मतलब जो आपके स्टेट से बाहर सेल हुई है, ठीक है। लाइक दिल्ली में आपका कोई स्टोर है तो आपने गुड़गांव में या नोएडा में भी माल भेजा है, विच इज़ बेसिकली स्टेट आपकी चेंज हो रही है, हरियाणा या यूपी, तो वहाँ पे भी आपका वहाँ पे जो टैक्स चार्ज होगा वो CST होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, किसी स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं, ठीक है। तो इसमें CST में सबसे पहले जो आपकी सेल होती है जनरली अगेंस्ट फॉर्म होती है, अगेंस्ट सी फॉर्म। अगेंस्ट सी फॉर्म मतलब कि जब आपने गुड सेल करा, जिसमें कि बायर आपको एक फॉर्म दे देता है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है वो टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराने की, आपको वो जमा नहीं कराना होता। सेंट्रल जो सेल टैक्स है जनरली ये एक लोअर रेट पे टैक्स चार्ज होता है, CST 2% चार्ज करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि सेंट्रल ये जो टैक्स चार्ज हुआ है ये आप वैट में क्लेम नहीं कर सकते। जैसे वैट में तो हमने बताया था ना कि आपने पहले 50 रुपये टैक्स दिया, फिर 60 रुपीज़ उसी आइटम पे दिया, तो 10 रुपीज़ ही आपको गवर्नमेंट को जमा कराने। CST को आप एडजस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ये टैक्स इम्पोज हो गया तो उसके बाद आप इसको गवर्नमेंट से क्लेम नहीं कर सकते, तो इसलिए ये थोड़े कम रेट पे, लोअर रेट पे टैक्स चार्ज होता है CST में। और एक फॉर्म जनरली अगेंस्ट सी फॉर्म एक ट्रांजैक्शंस होती है कि जिसमें बायर जो है एक फॉर्म इशू कर देता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है टैक्स गवर्नमेंट को जमा कराने की। ऐसे ही सेंट्रल की विदाउट सी फॉर्म भी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसमें डायरेक्टली आप 2% जो है गवर्नमेंट को जमा करा रहे हैं टैक्स, ठीक है। सेंट्रल टैक्सेबल ऐसी जिनमें फॉर्म। इसके बाद हम बात करते हैं एक्साइज की। एक्साइज वह टैक्स है जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पे चार्ज किया जाता है। जब भी गुड्स अपनी प्रिंसिपल प्लेस यानी फैक्ट्री या गोडाउन से मूव होते हैं, चाहे वो सेल हो या स्टॉक ट्रांसफर ही क्यों ना हो, एक्साइज चार्ज होती है। एक्साइज बेसिकली मूवमेंट ऑफ गुड्स पे चार्ज होती है। जब आप अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आपके फैक्ट्री से गुड्स मूव होते हैं तो उस पर एक्साइज चार्ज होगी। एक्साइज दो तरीके की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज और ट्रेडिंग एक्साइज। मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज में जो भी मैन्युफैक्चरर है जब भी वो गुड्स सेल करेगा, चाहे वो एंड यूजर को या किसी डीलर को, तो एक मैन्युफैक्चरिंग एक्साइज चार्ज होगी और गवर्नमेंट को जमा करा दी जाएगी। ट्रेडिंग एक्साइज में एक्साइज ड्यूटी पास ऑन होती है। लाइक एक ट्रेडर है जिन्होंने कि गुड्स खरीदे और आगे एज इट इज सेल कर दिया, उसमें कुछ एडिशन नहीं हुई, तो वो ड्यूटी भी एज इट इज एक्साइज के आगे पास होती रहती है। ये है आपका ट्रेडिंग एक्साइज। अब हम बात करते हैं सर्विस टैक्स की। सर्विस टैक्स जो है सेल ऑफ सर्विसेज, ना कि गुड्स। मतलब आपने कुछ सर्विसेज सेल करी है, गुड्स सेल नहीं करे, उस पे चार्ज होता है। अब आप कहेंगे सर्विसेज कैसे सेल कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपने कोचिंग क्लासेस किसी को प्रोवाइड करी, आपने ट्यूशन दी, उसमें आपने कोई गुड सेल नहीं करे, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी है, तो उस पर आप सर्विस टैक्स चार्ज कर सकते हैं। मोबाइल कंपनीज हैं जो हम डेटा प्लान्स यूज़ करते हैं या मोबाइल के हमारे प्लान्स होते हैं प्रीपेड पोस्टपेड, तो ये जो कंपनीज प्रोवाइड करती हैं, हमें अपनी मोबाइल टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइड करी है, इस पे सर्विस टैक्स चार्ज होता है। आप देखिएगा आपके जो टेलीफोन बिल्स होते हैं, मोबाइल बिल्स होते हैं, उन पर सर्विस टैक्स होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इस तरह की ऑलमोस्ट 90 से 100 कैटेगरीज हैं, मतलब 100 सर्विसेज हैं जो कि सर्विस टैक्स के अंडर आती हैं, जिन पे कि आपको सर्विस टैक्स चार्ज करना है। इन जनरल आप देखिए, आप रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाते हैं तो आपके बिल पे सर्विस टैक्स चार्ज होता है, क्योंकि उन्होंने कुछ सर्विसेज भी प्रोवाइड करी है। तो ऐसी ट्रांजैक्शंस, आपने कोई AMC ली है तो जो कि आपको एनुअल मेंटेनेंस दे रहे हैं, तो उस पर भी सर्विस टैक्स चार्ज होता है। ये है आपका सर्विस टैक्स का कंसेप्ट। इसके बाद है हमारा फोर्थ टैक्स TDS। TDS यानी कि टैक्स डिडक्टेड एज सोर्स। TDS इनकम जनरेशन पॉइंट पर ही चार्ज करा जाता है, यानी कि ऐसी पेमेंट आपकी कंपनी ने अगर किसी दूसरी कंपनी या इंडिविजुअल को करी है जिस पर कि टैक्स चार्ज होना है, जो कि परमिसिबल टैक्स लिमिट्स के अंदर आती है, लाइक एक मिनिमम लिमिट के बियॉन्ड है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस कर चुकी है, तो आप उस पर TDS चार्ज करेंगे। थ्रेशोल्ड लिमिट है इसकी एक मिनिमम लिमिट होती है, जब तक कि आपको टैक्स पे नहीं करना, एग्जम्प्टेड होती है तब तक आपकी इनकम, उसके बाद टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे जो
कंपनी या इंडिविजुअल आपको पैसे प्रोवाइड कर रहा है, पेमेंट कर रहा है, वही टैक्स डिडक्ट करता है। जैसे कि इन जनरल आपने देखा होगा सैलरीड बंदा है, कोई सैलरीड है तो जहाँ कंपनी से उनको सैलरी मिल रही है तो कंपनी ही टीडीएस डिडक्ट करती है और गवर्नमेंट को सबमिट करा देती है। ये है हमारा टीडीएस का कंसेप्ट। इस प्रेजेंटेशन में हम इतना ही कवर करेंगे। आई होप बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग और टैक्सेशन आपको क्लियर होगा। आगे और हमारी प्रेजेंटेशंस हैं जिनमें हम और डिटेलिंग में बात करेंगे। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए धन्यवाद।